नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विथ आर रंजन पर। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए रुक्मणी प्रकाशन की जो किताब है उसका सेट नंबर 16 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी सेट नंबर 1 से 15 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सारे वीडियोज़ चैनल पे उपलब्ध हैं, आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज हम लोग सेट नंबर 16 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हम लोग और भी बहुत सारे सेट्स और बहुत सारे बुक्स जो प्रैक्टिस सीरीज़ है उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अपनी तैयारी जम के करते रहिए, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित हैं कहलाता है। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज दोनों जो शर्कराएं हैं वो पेंटोजेज वर्ग से संबंधित हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन के 5 परमाणु होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो राइबोज है आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज है वो डीएनए में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास 5 यहाँ पे ऑप्शंस हैं और फिर उसके हिसाब से आपको नीचे आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है। पहला है कि फसल की उपज का आकलन बिल्कुल करते हैं, भौम जल संसाधनों का स्थान निर्धारण बिल्कुल करते हैं, खनिज का अन्वेषण बिल्कुल करते हैं, ठीक है, और दूरसंचार यातायात अध्ययन, ठीक है, इन दोनों में हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 यानी कि ए आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस प्रणाली की शुरुआत यानी कि भारतीय दूर संवेदी उपग्रह जो प्रणाली है इसकी शुरुआत हुई थी 1979 और 81 में, ठीक है। और ये जो आईआरएस उपग्रह होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए डेटा प्रदान करना। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच अंतरिक्ष यान में बैठा होगा उसको दिखेगा कि आकाश का जो रंग है स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है, और अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है, बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ऑप्शन हमारा सही है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। देखिए, अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश काला दिखाई पड़ेगा क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, वह तो निर्वात क्षेत्र है, इसलिए किसी तरंग दैर्घ्य का कोई अवशोषण और कोई प्रकीर्णन संभव नहीं है, ठीक है। और अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होगा, तो इसलिए जो व्यक्ति अंतरिक्ष यान में बैठा होगा उसको तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद देखिए, NO3- आयन में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के बंध युगलों और एकाकी युगलों की संख्या क्रमशः कितनी है, ठीक है। तो देखिए NO3- में आप देखेंगे तो बंध युगल और एकाकी युगल की संख्या क्रमशः 4 है और 0 है, ठीक है। नाइट्रोजन परमाणु में 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूँकि इसमें एक ऋणात्मक आवेश उपस्थित है अतः संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 और जोड़ 1 6 हो जाएगी। एक ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध बनाता है और 2 ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ सविभाजित होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, ठीक है। गैस की अवस्था का वर्णन करने के लिए डैश के मध्य संबंध उद्धृत करना पड़ता है, ठीक है। तो गैस की अवस्था वर्णन करने के लिए दाब, आयतन, ताप और मात्रा के मध्य संबंध उद्धृत करना होता है, ठीक है। दाब, आयतन, ताप और मात्रा यानी कि डी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। आदर्श गैस का जो समीकरण है आप जानते होंगे, PV = nRT। ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो पहला कथन क्या है, पहला कथन है कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है, बिल्कुल ठीक है। निम्न ज्वार को निप ज्वार भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वार आते हैं, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जी नहीं, ये जो कथन है आपका चौथा
डी नंबर, ये रॉन्ग है। आंसर हमारा डी हो जाएगा, है ना। आप जानते होंगे कि उच्च ज्वार पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन आते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक सीध में होते हैं। और समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि यारडंग बनने का प्रमुख कारण क्या है। तो यारडंग कैसे बनता है, तो यारडंग बनने का जो प्रमुख कारण है वो हवा का अपरदन है, ठीक है ना। यारडंग वायु के निरंतर कार्य करने के फलस्वरूप ज्यूगेन के किनारे घिसते रहते हैं तथा उसकी आकृति निरंतर विकृत हो जाती है। ये एक साथ कई टीलों के रूप में मिलते हैं, जिनके बीच का भाग गहरे गर्त की भांति हो जाते हैं तथा इनका आकार स्तंभ न रहकर अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन डैश अक्षांशों के बीच स्थित है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है आपका 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में, अक्षांश के बीच में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो है वो 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। और गंगा नदी का तो आप जानते ही होंगे कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है। तो विकल्प में अगर हम लोग देखें पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और म्यांमार, तो इस विकल्प में सबसे लंबी जो तट रेखा होगी वो हिंद महासागर के तट पे किसकी होगी, भारत की होगी, ठीक है। बी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किसकी है, गुजरात की है, इसको भी आपको ध्यान। चलिए अगला प्रश्न है कि वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। पहला है कि किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सही है। किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका सेकेंड वाला, ये रॉन्ग हो गया। वन जलवायु जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और वन मृदा का अपरदन रोकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा इसमें बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे तो पहला रणथंभौर है, राजस्थान में है। और सरिस्का राजस्थान में है। सांभर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये आपका राजस्थान में नहीं है, यह जो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में है, ठीक है। यूके, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो गंगा नदी की सहायक नदी इसमें से कौन है, घाघरा है, ठीक है ना, घाघरा है। घाघरा नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से निकलती है, यहाँ से यह नेपाल में प्रवेश करती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ना, गल्फ स्ट्रीम, इसको यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। यह मैक्सिको की खाड़ी से न्यू फाउंडलैंड की ओर चलती है, यह पश्चिम यूरोप तक पहुंच जाती है। ये जो आपका कनारी है, ये कनारी, तो ये कनारी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है ना। वेंगुएला, आप जानते होंगे कि वेंगुएला जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और ये जो इरमिंजर है, तो ये इरमिंजर जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है ये, ठीक है ना। बाकी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि डैश पठार गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उप विभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूहों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो मेघालय पठार जो है ना, यही मेघालय पठार आपको गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उप विभाजित है, ठीक है ना। और मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है उत्तर पूर्व में फैला हुआ, जिसको मेघालय पठार के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है, ठीक है। तो तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़े के दिनों में
वर्षा की जो प्राप्ति होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। आप जानते होंगे कि शीत ऋतु में पूर्वी तट पर विशेषकर तमिलनाडु में बारिश होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाली शुष्क हवा कुछ नमी ग्रहण करके लेती है और आगे कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है। ठीक है, उसके बाद है कि प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। ठीक है, तो आरएनए जो है वो आपका प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। ऐसे पर्याप्त प्रमाण हैं जो सुझाव देते हैं कि विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं आरएनए से प्रारंभ होती हैं। ठीक है ना। और आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होने के साथ साथ एक उत्प्रेरक भी है। ठीक है ना। किंतु आरएनए का उत्प्रेरक होना सक्रिय और अस्थायी था, अतः कुछ रासायनिक रूपांतरणों द्वारा आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है जो इसे अधिक स्थायी बनाते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। है कि स्पोरोजोइट्स जो संक्रमण का कारण है जब मादा एनोफिलीज मच्छर एक इंसान को काटता है बनता है। ठीक है, तो स्पोरोजोइट्स जो संक्रमण का कारण बनते हैं जब मादा एनोफिलीज मच्छर एक व्यक्ति को काटता है तो मानव की आंत में बनता है। ठीक है ना, मानव की आंत में इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें ठंड लगकर बुखार आता है। ठीक है, और प्रश्न है कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो टीवी के रिमोट में आप लोग जानते होंगे कि अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेज जो होती हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है जो अदृश्य होती हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, ये बिल्कुल ठीक है। और प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जी नहीं। प्रयुक्त जो विद्युत अपघट्य होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड शीशा और आपके ताम्र होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग है, ये तीसरा भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, ये ठीक है। तो 1 और 4 आपका करेक्ट हो गया, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि गैस का आयतन घटकर मूल आयतन का आधा रह जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यदि गैस का आयतन घटकर मूल आयतन का आधा रह जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा का मान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। विशिष्ट ऊष्मा एक गहन गुण है और इसका मान पदार्थ के आयतन पर निर्भर नहीं करता, अतः गैस के आयतन में परिवर्तन होने पर विशिष्ट ऊष्मा का मान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन हमको करना है। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है, ये आपका सेंटेंस सही नहीं है। ठीक है ना। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये बिल्कुल ठीक है। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये भी आपका रॉन्ग है। तो सही कथन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और उसका ही अपोजिट है जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है कि वाष्प बिना द्रव अवस्था से गुजरे ठोस में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि खुफरी निम्न में से किस फसल की किस्म है। तो खुफरी जो है वो किसकी किस्म है, आलू की एक किस्म है। ठीक है ना। खुफरी, खुफरी अलंकार, खुफरी बहार, खुफरी चंद्रमुखी, खुफरी बादशाह। ठीक है, ये सब आलू की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं। उसके बाद है कि हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित किन देशों के मध्य स्थित सीमा रेखा है। ठीक है, तो हिंडनबर्ग रेखा जो है ना वो आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच मध्य सीमा रेखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट रेखा है। ठीक है, रूस और फिनलैंड के बारे में बात करें तो रूस और फिनलैंड के बीच में मैनरहीम रेखा है। ठीक है, निम्न में से कौन भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम
झील है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है लोकटक और देबर, चेम्बरम और चोलामू। ठीक है, तो देबर झील जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है ना। उदयपुर के राजा ने 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था और यह जो झील है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है और वहाँ पे नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो किशनगंज में जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है वो बिहार के उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में पड़ता है। ठीक है ना। उसके बाद निम्नलिखित में से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, तो गुजरात में लोकसभा 26 और राज्यसभा 11, ये ठीक है। कर्नाटक में लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 11, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, ये 11 नहीं बल्कि 12। ठीक है, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी केरल में 20 लोकसभा और 9 राज्यसभा, उड़ीसा में 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें से गलत है हमारा कर्नाटक, जहाँ 28 दिया हुआ है। लोकसभा तो 28 तो करेक्ट है, लेकिन राज्यसभा में 12 होना चाहिए, लेकिन 11 यहाँ पे दिया हुआ है, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख 167 में है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लिए गए निर्णय की जानकारी राज्यपाल को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का विधायी अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के विधायी अधिकार में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनुच्छेद 123। ठीक है ना, यह राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ठीक है ना, और ये जो अध्यादेश होता है वो अधिकतम 6 माह या संसद की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभाव में रहता है। ठीक है, अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है, ये जो आपका अनुच्छेद 85 देख रहे हैं आप, तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? तो संयुक्त बैठक में जो विधेयक होता है वो दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, और संयुक्त बैठक के का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संयुक्त बैठक को बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, लेकिन जो अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो संवैधानिक संशोधन, तो संवैधानिक संशोधन जो है 369 में नहीं बल्कि 368 में है, ध्यान रखिएगा। पहला ही आपको मिल गया जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्तीय आपातकाल 360, अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 बिल्कुल करेक्ट है, तो सुमेलित नहीं है, तो ए आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति संबंधित है, तारकुंडे समिति ये भी संबंधित है, और वाईके अलग जो है ये समिति, वाईके अलग समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। ठीक है, वाईके अलग कमेटी का संबंध कैलोरी के आधार पर गरीबी निर्धारण से है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है ये चुनाव में राज्य वित्त पोषण पर बनाई गई थी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, और ये जो दिनेश गोस्वामी समिति है इसको बनाया गया था चुनाव में सुधार पर। ठीक है ना, और जो तारकुंडे समिति है, तारकुंडे समिति बनाया गया था 1974-75 में चुनाव सुधार को लेकर के। ठीक है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैंसर पैदा करने वाले जीन कौन से होते हैं? तो कैंसर पैदा करने वाले जो जीन होते हैं वो ऑन्कोजीन होते हैं। ठीक है, ऑन्कोजीन, ये सी आंसर हमारा हो जाएगा। ऑन्कोजीन एक आनुवांशिक सामग्री है जो कैंसर को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गन्ना किसान को
गन्ने की फसल में दिखेगा। ठीक है, तो गन्ने की फसल में मोटा तना, लंबे इंटरनोड्स, उच्च शर्करा सामग्री और रोग प्रतिरोधी। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। इस तरह के संयोजन के विकास करने के लिए आ, आपको सैकरम बारबेरी और सैकरम ऑफिसिनेरम का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? ठीक है, तो अणुचुंबकीय इसमें से कौन सा है बताइए। लौह तो आप जानते हैं कि है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ये जो ऑक्सीजन है ये आपका अणुचुंबकीय है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। जब किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। और अणुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है जैसे कि एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, प्लैटिनम, मैग्नीज, क्रोमियम। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण यानी कि नाइट विजन एपरेटस में किया जाता है? ठीक है, तो अवरक्त तरंग का यानी कि इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रात्रि दृष्टि उपकरण में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। संसद अनुच्छेद 249 के आधार पर राज्य सूची के विषय पर एक बार में कितने समय तक कानून बना सकता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 249 के आधार पर संसद राज्य सूची के विषय पर एक बार में 1 वर्ष तक के लिए कानून बना सकता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 249 के आधार पर यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प प्रस्ताव पास करे तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ऐसा एक बार में 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दे तो फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है ना। और अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि मूल अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एक सूची है, एक तरफ से संगठन है और दूसरी तरफ से उसके संस्थापक हैं। ठीक है, इसका हमको मिलान करना है। लैंड होल्डर सोसाइटी, तो इसकी स्थापना हुई थी किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स। ठीक है, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन तो कौन हो जाएंगे? S.N. बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो देखिए आपका ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? तो यह कथन है देखिए महात्मा गांधी जी का। ठीक है ना। अगला देखिए, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का वास्तविक रूप में नेतृत्व किया था? ठीक है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का वास्तविक रूप से नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। और यह अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1936 में। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए उसके बाद बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जो भगवान बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग की घटना है उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो उनका गृह त्याग। और बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? ठीक है, तो सबसे पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी 1917 में, ठीक है ना, कलकत्ता के अधिवेशन में। और अध्यक्ष किनको चुना गया था? तो पहली बार महिला को चुनी गई थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अपशिष्ट जल उपचार से बड़ी मात्रा में आम्पक उत्पन्न होता है जिसका उपचार डैश के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो अपशिष्ट जल उपचार से बड़ी मात्रा में आम्पक जो उत्पन्न होता है उसका उपचार हम लोग पाचक के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। आम्पक मोटी, मुलायम और गंदला जमाव है जिसे अवायवीय पाचन द्वारा इलाज किया जा सकता है। अवायवीय पाचक बड़े गर्म टैंक होते हैं जिनमें सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव निम्नीय सामग्री को तोड़ देते हैं। प्रश्न देखते हैं कि प्रति 1000 भागों में मापा गया समुद्र का लवण सांद्रता यानी कि लवणता क्या होता है? ठीक है, तो प्रति 1000 भागों में जो मापा गया समुद्र का लवण सांद्रता है वो 30 से 35 होता है। ठीक है ना। लवणता अंतःस्थलीय जल में 5 से कम, समुद्री जल में 30 से 35 और कुछ अति लवणीय जल निकायों जैसे लैगून में 100 से अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? ठीक है, तो पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले जो है इसका आयतन घटता है और फिर इसका आयतन बढ़ता है। ठीक है ना। 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जल अणुओं के बीच की अंतराण्विक दूरी बढ़ने से आयतन उसका बढ़ जाता है। ठीक है ना। जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है क्योंकि अणु सबसे अधिक संगठित अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए सही कथन की पहचान करें। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। जी नहीं, रॉन्ग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के द्रवीकरण से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल रॉन्ग। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के आंशिक उपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, रॉन्ग। जिप्सम में कैल्शियम का प्रतिशत प्लास्टर ऑफ पेरिस से कम है, ये बिल्कुल ठीक है। ये आपका जो कथन है वो सही है। ठीक है ना। और देखिए जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4, ठीक है, 2H2O। ध्यान रखिएगा, ये जिप्सम का आपका फार्मूला है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका क्या होता है? तो उसका होता है CaSO4, ठीक है, और उसका होल हो जाएगा 2H2O। ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए कि जिप्सम में कैल्शियम का प्रतिशत प्लास्टर ऑफ पेरिस की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी जो कथन है वो करेक्ट है। ठीक है। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की जो स्थापना है वो किया गया था किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा। ठीक है ना। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ तीर्थंकर है और दूसरी तरफ उनका प्रतीक चिन्ह है। तो आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका वृषभ था, ये बिल्कुल करेक्ट है। मल्लीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? जल कलश था। ठीक है, 4 हो जाएगा। पार्श्वनाथ का जो था वो सर्प था और संभवनाथ का आप जानते होंगे कि अश्व था। ठीक है, तो पहला जो ए का हो जाएगा, ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ठीक है, तो ये किया गया किनकी अध्यक्षता में? डॉक्टर के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में। ठीक है, 22 जून 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए परीक्षा प्रणाली सुधार के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को गठित किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेस मिशन का संबंध किससे संबंधित है? ठीक है, तो सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेस मिशन का संबंध है चीन से। ठीक है ना, चीन हो जाएगा। चीनी वैज्ञानिकों ने चीनी H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर उपग्रह का उपयोग करते हुए सौर वायुमंडलीय घूर्णन में एक नया पैटर्न
खोजा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद एक परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है ना, वियना ऑस्ट्रिया में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? एंटोनियो कोस्टा को। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा। ठीक है ना, यह पुरस्कार मई 2025 में आइवरी कोस्ट का सबसे बड़ा शहर आबिदजान में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 2024 में पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून किसने अपनाया है? तो जून 2024 में पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून यूरोपीय संघ ने अपनाया है। ठीक है ना, यूरोपीय संघ को व्यापक प्रकृति बहाली कानून का उद्देश्य 2050 तक पारिस्थितिकी तंत्र बहाल करने के लिए कार्य करना है। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 संगठन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो COP30 का आयोजन होगा बेलेम, ब्राज़ील में। ठीक है, बेलेम, ब्राज़ील में 10 से 21 नवंबर 2025 को। ठीक है, COP29 का आयोजन हुआ था अजरबैजान, बाकू में। ठीक है, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टेप ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबसे लंबे जो सिग्नेचर स्टेप ब्रिज का उद्घाटन किया गया है द्वारका, गुजरात में। ठीक है, और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जुलाई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल के बीच आयोजित होने वाली संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम है जा माता। ठीक है ना, जा माता, याद रखिएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान के बीच समुद्री सहयोग को और अधिक मजबूती देने के उद्देश्य से यह अभ्यास हुआ था चेन्नई तट पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फंगस और बैक्टीरिया जैसे अपघटक क्या हैं? ठीक है, तो क्या होते हैं? ये होते हैं परपोषी और मृतपोषी। ठीक है ना, परपोषी और मृतपोषी, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है ना, चलिए, बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है? तो बायोमास का उल्टा पिरामिड समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाया जा सकता है। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों का बायोमास अधिक होता है, जबकि बायोमास अगले पोषी स्तरों पर घटता है और यह शीर्ष स्तर पर सबसे कम होता है। इसलिए बायोमास का पिरामिड सीधा है। इसके विपरीत समुद्र या झील में बायोमास का पिरामिड आमतौर पर उल्टा होता है, क्योंकि मछलियों उपभोक्ताओं का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से अधिक होता है। ठीक है, तो बी आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, जेल्डाल विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किसके विश्लेषण में होता है? तो जेल्डाल विधि का जो उपयोग है वो नाइट्रोजन के परीक्षण के लिए होता है। ठीक है ना, ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यह विधि मुख्यतः खाद्य पदार्थों, उर्वरकों तथा खेती में उपयोग आने वाले पदार्थों में उपस्थित नाइट्रोजन के परीक्षण के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए, पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पहला खेलो आपका जो जल खेल महोत्सव है उसका आयोजन डल झील श्रीनगर में, ठीक है ना, यहाँ पे किया गया। ठीक है, डल झील श्रीनगर में 21 से 23 अगस्त को किया गया था। ठीक है, चलिए, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है आपको तमिलनाडु में। ठीक है ना, तमिलनाडु में, बी आंसर आपका हो जाएगा। और पहला जो देश का पहला जो अंतरिक्ष केंद्र है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक है, और दूसरे अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया कहाँ पे? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के एक तटीय गांव कुलशेखरपट्टिनम में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। जुलाई 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? ठीक है, तो 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। जैसे है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, ओडिया है। अगला प्रश्न है कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। तो भारतीय उद्योग को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत
किया गया। ठीक है, अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी। ठीक है ना। अनुसूची ए में 17 ऐसे उद्योग को रखा गया जिनकी स्थापना एवं विकास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में की जानी थी। अनुसूची बी में 12 ऐसे उद्योगों को रखा गया जिनकी स्थापना निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के रूप में की जानी थी। और अनुसूची सी में वैसे उद्योग थे जो अनुसूची ए और अनुसूची बी से अतिरिक्त थे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था। ठीक है, तो आरबीआई ने 2022 में माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, RUSA रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। रूसा का पूर्ण रूप क्या है? तो रूसा का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? उसका नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद आप जानते होंगे कि इराक की राजधानी है। ठीक है। इराक की मुद्रा क्या है? तो दिनार है, ये भी ध्यान रखिएगा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। ठीक है ना। ईरान का आप जानते होंगे तेहरान। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी किसकी जीवनी है? ठीक है, तो ये जीवनी है किसकी? सोनिया गांधी जी की। ठीक है, और इसकी लेखिका है रानी गगनदीप सिंह। ठीक है। किस राज्य सरकार ने निंगल नालामा योजना शुरू किया है? तो निंगल नालामा योजना शुरू किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य है प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना। ठीक है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये रहा दोस्तों सेट नंबर 16 आप लोगों के लिए। जीएस और जीके का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। मैथ रीजनिंग आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।